अध्याय 5 कांग्रेस की स्थापना का सच। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना न तो अप्रत्याशित घटना थी और न ही कोई ऐतिहासिक दुर्घटना। 1860 और 1870 के दशक से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। कांग्रेस की स्थापना इस बढ़ती चेतना की पराकाष्ठा थी। 1870 के दशक के अंत में और 1880 के दशक के शुरू में भारतीय जनता राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक हो चुकी थी। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीतिक और राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी संकीर्ण हितों के लिए आवाज उठाने के बजाय राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने को छटपटाने लगे थे। उनके इस प्रयास को सफलता मिली। एक राष्ट्रीय दल का गठन हुआ, एक ऐसा दल जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, भारतीय राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक संगठन, एक मुख्यालय। इस राष्ट्रीय दल के गठन के लिए जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही थीं, अंग्रेज सरकार उससे बखूबी परिचित थे। उसे पूर्वाभास हो गया था कि क्या होने वाला है। राजनीति में सक्रिय भारतीयों को संदेह की नजर से देखा जाने लगा। हुकूमत को लगा कि असहयोग, देशद्रोह और आयरलैंड की तरह के आंदोलनों का दौर शुरू होने वाला है। विदेशी हुकूमत का संदेह तात्कालिक नहीं था, इसका ठोस ऐतिहासिक आधार था। उस समय की राष्ट्रीय मांगें थीं: आयातित सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क में कमी न करना, हथियार रखने का अधिकार देना, प्रेस की आजादी, सेना पर खर्च में कटौती, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की सहायतार्थ और अधिक राशि आवंटित करना, प्रशासनिक सेवा का भारतीयकरण, अर्धसैनिक बलों एवं स्वैच्छिक संगठनों में भारतीयों को भी शामिल होने का अधिकार, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों पर आपराधिक मुकदमे की सुनवाई का अधिकार, अंग्रेज मतदाताओं के बीच इस तरह का प्रचार कि वे उसी दल को वोट दें जो भारतीयों के हितों का ख्याल रखे। उन मांगों को यदि अलग अलग करके देखा जाए तो ये बड़ी सतही लगेंगी, पर ब्रिटिश हुकूमत इन मांगों को भी आसानी से मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि यदि ये मांगें मान ली गईं तो भारतीय जनता पर अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा ढीला हो जाएगा। 1875 से 1885 के दौरान भारत में जो नई राजनीतिक चेतना पनपी, वो मुख्यतः युवा वर्ग की देन थी। ये युवा ज्यादा लड़ाकू और राष्ट्रवादी थे। इनमें से अधिसंख्य इन्हीं 10 वर्षों के भीतर राजनीति में आए थे। इन्होंने एक नया संगठन बनाया, क्योंकि इन्हें लगा कि पुराने संगठन दकियानूसी हो गए हैं। उनका जनाधार भी ठोस नहीं है। न उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम है, न नीतियां। बतौर उदाहरण, बंगाल का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन धीरे धीरे जमींदारों के हितों का पोषक बन गया था और अंग्रेजों के खिलाफ उसकी आवाज मध्यम पड़ गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन दक्षिणपंथी और मरणासन्न हो गए थे। यही कारण था कि 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। मद्रास के युवा नेताओं एम.वी. राघव चेरियार, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू आदि ने 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया। बंबई में युवा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी नेता के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता राजनीतिक मतभेदों के कारण पुराने नेताओं दादाभाई फ्रामजी और दिनशा पेटिट से अलग हो गए और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। पुराने संगठनों में केवल एक संगठन, पूना सार्वजनिक सभा का अस्तित्व बरकरार रहा, क्योंकि इसका नेतृत्व पहले से ही राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था। इन वर्षों के दौरान देश में एक नई राजनीतिक चेतना अंगड़ाई लेने लगी थी। नए राजनीतिक जीवन की उत्पत्ति का संदेश मिलने लगा था। ये संदेश लेकर आए राष्ट्रवादी अखबार हिंदू, ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा और केसरी, ये सभी राष्ट्रवादी अखबार इसी समय निकलने शुरू हुए थे और 1918 तक भारतीय राजनीति पर छाए रहे। अमृत बाजार पत्रिका ही एक अपवाद था। इसका प्रकाशन पहले से ही हो रहा था। 1878 में ये अंग्रेजी भाषा का अखबार हो गया। 1885 आते आते तक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का जन्म अवश्यंभावी हो गया, एक ऐतिहासिक जरूरत।
देश के सभी राष्ट्रवादियों ने इस जरूरत को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया। 1877 के बाद इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए गए, उस पर आज के कई इतिहासकार विस्तृत रूप से लिख चुके हैं। 1883 के बाद इन प्रयासों में काफी तेजी आई और राजनीतिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा। कलकत्ता से प्रकाशित इंडियन मिरर ने तो इस सवाल को लेकर जिहाद छेड़ दिया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल न हो सके। इस बीच भारतीयों में काफी आत्मविश्वास आ चुका था। इससे पहले के 10 वर्षों के दौरान तमाम आंदोलनों से उनमें लड़ाकू प्रवृत्ति आ गई थी। 1875 के बाद से वस्त्र आयात शुल्क को लेकर लगातार आंदोलन चलता रहा। ये आंदोलन भारतीय वस्त्र उद्योग के हित में आयात शुल्क को बरकरार रखने के लिए चलाया जा रहा था। 1877-78 के दौरान सरकारी नौकरियों के भारतीयकरण के लिए जबरदस्त आंदोलन चला। सरकार ने जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस पर नियंत्रण करना चाहा, तो प्रेस ने आंदोलन छेड़ा। आर्म्स एक्ट के माध्यम से जब भारतीयों का हथियार रखने का अधिकार छीना जाने लगा, तो आंदोलन छिड़ा। सन 1881-82 में बागान मजदूर और स्वदेशी आव्रजन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इस कानून ने बागान मजदूरों को एक तरह से दास बना दिया था। 1883 में इल्बर्ट विधेयक के समर्थन में आंदोलन हुआ। इस विधेयक में ये प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय नागरिकों पर आपराधिक मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। यूरोपीय नागरिकों ने इस विधेयक को पास तो नहीं होने दिया, लेकिन इससे भारतीयों ने एक राजनीतिक सबक जरूर सीखा। भारतीयों की पराजय का कारण था कि इनका कोई देशव्यापी संगठन नहीं था, जबकि यूरोपीय नागरिकों का विरोध संगठित था। भारत और ब्रिटेन में एक साथ राजनीतिक आंदोलन चलाने के उद्देश्य से जुलाई 1883 में देशव्यापी स्तर पर धन इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। 1885 में भारतीयों ने स्वैच्छिक संगठनों में भागीदारी के लिए आंदोलन छेड़ा और उसके बाद अंग्रेज मतदाताओं से अपील की कि वे उसी उम्मीदवार को वोट दें जो भारतीय हितों का रक्षक हो। कई भारतीय नेताओं को ब्रिटेन भेजा गया, जहां उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 से पहले के कुछ वर्षों से देश में चल रहे राजनीतिक कार्यकलाप और गतिविधियों की स्वाभाविक परिणति थी। उस समय तक देश की राजनीतिक परिणति ऐसी बन गई थी कि ये जरूरी हो गया था कि कुछ बुनियादी काम और लक्ष्य तय किए जाएं और उनके लिए संघर्ष शुरू किया जाए। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये जरूरी था कि देश के राजनीतिक कार्यकर्ता मंच पर आएं। अखिल भारतीय आधार पर गठित कोई एक संगठन ही ऐसा मंच प्रदान कर सकता था। ये सभी लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े थे और एक दूसरे पर आधारित थे और इन्हें तभी हासिल किया जा सकता था जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश शुरू की जाती। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुए सम्मेलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, उनके लिए ये बुनियादी लक्ष्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे और वे ये आशा लेकर ही वहां गए थे कि इन लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत बंबई से हो सकेगी। कांग्रेस की सफलता या विफलता और बाद के वर्षों में उसके चरित्र का निर्धारण, बजाय इसके कि इसकी स्थापना किन लोगों ने की, इससे किया जाना चाहिए कि अपनी स्थापना के शुरुआती वर्षों में इन लक्ष्यों को हासिल करने में वो कहां तक सफल रही। राष्ट्र का निर्माण। उस समय भारत ने राष्ट्र बनने की प्रक्रिया के रास्ते पर कदम बढ़ाया ही था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेताओं के सामने पहला लक्ष्य यही था कि भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने और भारतीय जनता के रूप में उनकी पहचान बनाने की ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। उपनिवेशवादी प्रशासक और उनके अनुयायी तब अक्सर ये कहा करते थे कि भारत एक नहीं हो सकता या आजाद नहीं हो सकता
क्योंकि एक राष्ट्र ये नहीं है, बल्कि ये महज एक भौगोलिक शब्दावली है और सैकड़ों अलग अलग धर्मों व जातियों के लोगों का समूह है। भारतीयों ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि ये कहा कि वे एक राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कई अन्य लोग अक्सर ये कहा करते थे कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। कांग्रेस के नेताओं को इसका एहसास था कि देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां देश के लोगों को एक दूसरे के करीब ला रही हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना होगा और उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी, तभी भारतीय राष्ट्र का लक्ष्य पाया जा सकेगा। और इसलिए ये जरूरी था कि लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाए। भारत का एक राष्ट्र बनना एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के 20 साल बाद 1905 में भी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी बात पर फिर जोर दिया कि जहां तक हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ाना चाहिए, ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर वे एकजुट हो सकें। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का भी एहसास था कि भारत में जिस तरह की भिन्नताएं हैं, वैसी स्थिति दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए उन्हें एक अलग किस्म की कोशिश करनी होगी और बड़ी सावधानी के साथ राष्ट्रीय एकता को पोषित करना होगा। सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय भावना को पहुंचाने के उद्देश्य से यह तय किया गया कि कांग्रेस के अधिवेशन बारी बारी से देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाएं और अध्यक्ष उस क्षेत्र का न हो जहां अधिवेशन हो रहा हो। सभी धर्मों के लोगों के बीच पहुंचने और अल्पसंख्यकों के मन में छाए डर को दूर करने के लिए 1888 के अधिवेशन में यह तय हो गया कि अगर किसी प्रस्ताव पर हिंदू या मुस्लिम प्रतिनिधियों के बहुत बड़े हिस्से को आपत्ति हो तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। 1899 में अल्पसंख्यकों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जहां जहां पारसी, ईसाई, मुसलमान या हिंदू अल्पसंख्यक हों, वहां काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी में उनके अनुपात से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रस्ताव की आवश्यकता का कारण ये बताया गया कि भारत अभी तक एक समरूप राष्ट्र नहीं था और इसलिए यहाँ के राजनीतिक ढंग यूरोप जैसे नहीं हो सकते। शुरुआती दौर के राष्ट्रीय नेता एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करने पर दृढ़ प्रतिज्ञ थे और कांग्रेस स्वयं पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष संस्था थी। राष्ट्रीय कार्यक्रम। शुरुआती दौर में कांग्रेस का दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य ये था कि एक ऐसा राजनीतिक मंच या राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाए जिसके तहत देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे राजनीतिक कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला सकें और लोगों को शिक्षित व संगठित कर सकें। इसके लिए उन अधिकारों की लड़ाई और उन समस्याओं को हाथ में लेना जरूरी था जो हर एक भारतीय की अपनी लड़ाई और उसकी अपनी समस्या थी। इसी कारण कांग्रेस ने सामाजिक सुधार का सवाल नहीं उठाया। इसके दूसरे ही अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने आप को सिर्फ उन सवालों तक ही सीमित रखना चाहिए जो सवाल पूरे राष्ट्र से जुड़े हों और जिन सवालों पर सीधी भागीदारी की गुंजाइश हो। इसलिए सामाजिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस उचित मंच नहीं थी। दादा भाई नौरोजी ने इसे स्पष्ट भी किया था कि हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें। आधुनिक राजनीति यानी सामूहिक भागीदारी की राजनीति, आंदोलन, लामबंदी भारत के लिए नई चीजें थी। ये धारणा कि राजनीति कुछ लोगों की बपौती नहीं बल्कि सबके अधिकार क्षेत्र की चीज है, भारतीय जनता के दिमाग में अभी तक बनी नहीं थी। जब तक जनता को ये सब मालूम न पड़ जाए, आधुनिक राजनीतिक आंदोलन चलाना नामुमकिन है। और जब जनता में प्रारंभिक राजनीतिक चेतना आती है तो उसके बाद उसमें एक निश्चित दृढ़ राजनीतिक विचारधारा उत्पन्न की जा सकती है। कांग्रेसी नेताओं के सामने सबसे बड़ा और पहला काम था जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, संगठित करना और जनमत तैयार करना।
पूर्ववर्ती राष्ट्रवादियों के शुरू के प्रयास इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए थे। राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत तैयार करने का काम सबसे पहले शिक्षित तबके से शुरू किया गया, उसके बाद बाकी तबकों में। इसका तात्कालिक उद्देश्य जनता को लगातार राजनीतिक गतिविधियों में शरीक करना था। वे जनता की तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी संघर्ष में फंसना नहीं चाहते थे। अपने समय की सबसे सशक्त सत्ता के खिलाफ एक संगठित राजनीतिक विरोध को जन्म देने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ता पैदा करनी थी। तलाश नेतृत्व की। राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए पहली जरूरत थी एक सशक्त राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व की। इटली के सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक अंतोनियो ग्रामशी ने इसे आंदोलन के मुख्यालय की संज्ञा दी है। लेकिन किसी भी देश में कोई राजनीतिक आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वहां की जनता संगठित हो, पूरा देश एक हो। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण तब शुरू होता है जब राष्ट्रीय भावनाओं और राष्ट्रीय अस्मिता के कारण जनता को संगठित करने का काम शुरू करते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले राष्ट्रीय भावनाओं के वाहक, भावी नेता खुद एक मंच पर आएं, एकताबद्ध हों, एक दूसरे को अच्छी तरह समझें, सर्वमान्य दृष्टिकोण अपनाएं और एक निश्चित लक्ष्य के लिए निश्चित कार्यक्रम तय करें। 1885 में कांग्रेस सम्मेलन से पहले मार्च महीने में सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सूचना के लिए जो पर्चा जारी किया गया था, उसमें लिखा था, कांग्रेस की स्थापना का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय उत्थान में लगे तमाम उत्साही कार्यकर्ता एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी ने यही बात फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ण व क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे और दोस्ती को और मजबूत बनाना है। दूसरे शब्दों में कांग्रेस के संस्थापक समझ गए थे कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को जन्म देने की जरूरत है। राष्ट्रीय नेतृत्व और आंदोलन की सामाजिक विचारधारा का सवाल उस समय गौण था। शुरू में राष्ट्रीय नेताओं का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीयकरण व स्वदेशीकरण था। ये जनता की प्रभुसत्ता पर आधारित था। दादाभाई नौरोजी ने इसी सिद्धांत को इन शब्दों में कहा था, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। कांग्रेस का गठन संसद की तरह हुआ था। वास्तव में कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस सत्र की कार्यवाही बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से चली। मुद्दों पर निर्णय से पहले पूरी बहस होती और कभी जरूरत पड़ती तो वोट भी डाले जाते। इस तरह ये कांग्रेस ही थी जिसने लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाया और उसके स्वदेशीकरण की प्रक्रिया की नींव डाली। कुछ लेखक झूठ मूठ का तर्क देते हैं कि ये काम एक अधिकारवादी, उपनिवेशवादी अंग्रेजी हुकूमत ने किया। उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण। उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए ये जरूरी था कि पहले तो उपनिवेशवाद को ठीक तरह से समझा जाए और फिर इस समझ के आधार पर एक राष्ट्रवादी विचारधारा विकसित की जाए। शुरुआती दौर के राष्ट्रवादी नेता इस मामले में छात्र भी थे और शिक्षक भी। 1870 और 1880 के दशकों में उपनिवेशवाद विरोधी कोई बनी बनाई विचारधारा पहले से मौजूद नहीं थी। अपने अनुभवों और अपने समय के यथार्थ को ठीक ठीक परखते तौलते हुए इन नेताओं को खुद ही ऐसी एक विचारधारा विकसित करनी थी। जाहिर है कि किसी वैचारिक संघर्ष के बिना कोई राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ा नहीं जा सकता था। इन नेताओं को लोगों को ये समझाना था कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन और इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष है। उन्हें बहुत से सवालों के जवाब तलाशने थे। मिसाल के तौर पर कुछ सवाल थे कि क्या ब्रिटेन भारत के हित के लिए भारत पर शासन कर रहा है? क्या शासकों और शासितों के हित एक दूसरे से मेल खाते हैं या इन दोनों के हितों में एक बुनियादी अंतर्विरोध है? फिर क्या भारतीय जनता का ये अंतर्विरोध भारत में सरकार चला रहे ब्रिटिश अफसरशाही के साथ है या ब्रितानी सरकार के साथ है या कि उपनिवेशवादी तंत्र के साथ?
क्या भारतीय जनता की लड़ाई विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के मुकाबले टिक सकेगी? और ये लड़ाई चलाई कैसे जाएगी? इन और इन जैसे ही दूसरे कई सवालों के जवाब तलाशने के दौर में कई गलतियां भी हुई, जैसे कि उस दौर के राष्ट्रवादी नेता कम से कम 20वीं सदी की शुरुआत तक तो उपनिवेशवादी राज्य का स्वरूप ही समझने में विफल रहे। लेकिन तब इस तरह की कुछ गलतियों को किसी तरह टाला भी नहीं जा सकता था। ये ठीक है कि उस समय के राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ वैचारिक संघर्ष जरूर शुरू किया और चलाया। यहां ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रवादी या साम्राज्यवादी विरोधी कोई संघर्ष उपनिवेशवाद विरोधी आयाम ग्रहण करने से पहले उपनिवेशवाद के बारे में संघर्ष होता है, और कांग्रेस के संस्थापक नेताओं के उपनिवेशवाद के बारे में ये संघर्ष वाकई बहुत अक्लमंदी से चलाया। शुरू से कांग्रेस ने अपने आप को एक पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में लिया। केवल उन बुनियादी और व्यापक लक्ष्यों पर सहमति के अलावा, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है, कांग्रेस में शामिल होने के लिए किसी और विशेष प्रकार की राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिबद्धता जरूरी नहीं थी। एक आंदोलन के रूप में इसने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध अपने समय की सभी राजनीतिक प्रवृत्तियों, विचारधाराओं और सामाजिक वर्गों व समूहों के साथ अपने को जोड़कर रखा। सारांश ये है कि उस दौर के राष्ट्रवादी नेताओं के बुनियादी लक्ष्य ये थे कि सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी जाए, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की जाए और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए, आंदोलन का एक मुख्यालय बनाया जाए और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास किया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए। कांग्रेस जब अपनी भूमिका में एक बड़े बदलाव के दौर में थी, तो इसके दो बड़े नेताओं ने इसके तब तक के काम का जो मूल्यांकन किया था, उससे शायद ज्यादातर इतिहासकार असहमत न होंगे। 1885 से 1905 तक के 20 सालों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का काम हाथ में लिया था। कांग्रेस की इस भूमिका के संबंध में दादाबाई नौरोजी ने दिनशा वाचा को जनवरी 1905 में लिखा था, नई पीढ़ी में जो असंतोष और बेचैनी खुद इसने अपने खिलाफ पैदा की है कि ये धीमा और गैर प्रगतिशील संगठन है, वो इसकी यानी कांग्रेस की अब तक की सबसे अच्छी उपलब्धियों में से है। ये इसका अपना विकास और प्रगति है। हमारे सामने काम ये है कि क्रांति की शुरुआत हो, चाहे ये शांतिपूर्ण हो या हिंसक। क्रांति कैसी होगी, ये तो ब्रिटिश सरकार की अक्लमंदी या बेवकूफी और ब्रिटिश लोगों की कार्रवाइयों पर निर्भर करता है। इसी तरह इन 20 सालों में कांग्रेस के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1907 में लिखा था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की प्रगति के ऐसे चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां छोटी ही होनी हैं और हमारी निराशाएं बढ़ी हुई हैं। जहां तक इस संघर्ष को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी, वहां तक हम पहुंच गए हैं और इसी के साथ अब हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है। इसमें कोई शक नहीं कि अब भारत की नई पीढ़ी को ये जिम्मेदारी दी जानी है कि वो अपनी सफलताओं के द्वारा देश की सेवा करे। हमें यानी वर्तमान पीढ़ी के लोगों को इसी बात का संतोष होना चाहिए कि हमने मुख्यतः अपनी असफलताओं के द्वारा ही देश की सेवा तो की। हालांकि ये काफी कठिन है, फिर भी इन असफलताओं के भीतर से ही वो शक्ति उभरेगी जो आगे चलकर महान लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करेगी। ह्यूम की भूमिका। अब एक बार हम ह्यूम की तरफ वापस लौटते हैं। आखिर क्या थी ह्यूम की भूमिका? अगर कांग्रेस की स्थापना करने वाले लोगों में इतनी ही क्षमता, योग्यता और देशभक्ति थी, तो उन्हें क्या जरूरत थी कि वे ह्यूम को कांग्रेस का मुख्य संगठनकर्ता बनाते? इस सवाल का तो सही जवाब उस समय की परिस्थितियों में ही छिपा है। भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तृत आकार की तुलना में 1880 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक सोच रखने वाले लोग बहुत कम थे और ब्रिटिश शासकों के खुले विरोध की परंपरा की जड़ें भी तब कतई जम नहीं पाई थी। दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानाडे, फिरोज शाह मेहता, जी सुब्रमण्यम अय्यर और एक साल बाद आए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे उत्साही और प्रतिबद्ध नेताओं ने
इसलिए ह्यूम से सहयोग लिया कि वे बिल्कुल शुरू शुरू में ही सरकार से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते थे। उनका सोचना था कि अगर कांग्रेस जैसे सरकार विरोधी संगठन का मुख्य संगठनकर्ता ऐसा आदमी हो जो अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी हो, तो इस संगठन के प्रति सरकार को शक सुबह कम होगा और इस कारण कांग्रेस पर सरकारी हमले की गुंजाइश कम होगी। दूसरे शब्दों में, अगर ह्यूम और दूसरे अंग्रेज उदारवादियों ने कांग्रेस का इस्तेमाल सुरक्षा वॉल्व के तौर पर करना भी चाहा हो, तो कांग्रेस के नेताओं ने उनका हाथ इस आशा से पकड़ा था कि ये लोग कांग्रेस के लिए तड़ित चालक जैसा काम करेंगे और आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली से उसे बचा सकेंगे। और जैसा कि बाद के हालात गवाह हैं, इस मामले में कांग्रेस के नेताओं का अंदाजा और उम्मीदें ही सही निकली। अध्याय 5, कांग्रेस की स्थापना का सच, समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।